मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम साना साना हाथ जोड़ी, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 में ये पाठ संकलित है। साना साना हाथ जोड़ी, इसकी लेखिका मधु कंकरिया है। साना साना हाथ जोड़ी से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 1 से 22 तक थे, वो कर चुके हैं। आज अगला भाग है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। मेरे सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि परीक्षा के समय तैयारी करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से याद कर पाए। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, साना साना हाथ जोड़ी मैंने पहले भी बताया आपको, एक ये यात्रा वृत्तांत है। लेखिका सिक्किम की यात्रा पर गई थी। उसी यात्रा का इन्होंने यात्रा के दौरान इन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, उसी को कलमबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी एक पहाड़ी लड़की, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, अपने छोटे छोटे हाथ को जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कर रही है। और यहीं से लेखिका को इस पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि शीर्षक ध्यान आया, शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी दिया इस अपनी यात्रा वृत्तांत को। पहाड़ी क्षेत्र की सुंदरता का, मनोरमता का वर्णन किया है यहाँ पे। पहाड़ी जो लोग हैं, उनके व्यवसाय का, उनकी कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, लेखिका ने ये सब देखा, अनुभव किया। तीस्ता नदी का वर्णन भी आया है यहाँ पे। पाठ का सार हम पहले कर चुके हैं और आप सभी ने भी पढ़ लिया है। अब ज़्यादा जानकारी हम इसके प्रश्नों के जरिए लेंगे, जो कि लघु उत्तरीय होंगे, यानी कि कम से कम शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। एक बार फिर से कहूंगी कि सभी बच्चे इन प्रश्नों को लिख लें अवश्य। वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में प्रश्न लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे मोटिवेशन मिले, आपको नोटिफिकेशन मिले अगले वीडियो के लिए। चलिए बेटा, आप शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। गैंगटॉक से युमथांग की दूरी कितनी थी? गैंगटॉक जो शहर है, यहाँ से युमथांग, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, की दूरी कितनी थी? कितनी दूरी पर था? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर क्या होगा? सभी बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ। 149 किलोमीटर। ठीक है, 149 किलोमीटर था युमथांग गैंगटॉक से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। युमथांग का दूसरा नाम क्या है? युमथांग का दूसरा नाम क्या है? अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं युमथांग का मतलब क्या है, ये बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? युमथांग। युमथांग यानी घाटियां।
युमथांग का क्या अर्थ है? घाटियाँ। ठीक है, जो पहाड़ों की घाटियाँ होती है उसके लिए आया युमथांग यानी कि घाटियाँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पताकाएं किसका प्रतीक है? वह इन पताकाओं पर क्या लिखा हुआ था? पताकाएं, पताकाएं क्या होती है? पताका होता है ध्वज, ध्वज यानी कि झंडा। ठीक है, तो यहाँ आया कि पताका किसका प्रतीक है और इन पताकाओं पर क्या लिखा हुआ है। जो पताकाएं हैं वो किसका प्रतीक है? शांति एवं अहिंसा का। पताका किसका प्रतीक है? शांति एवं अहिंसा। ठीक है, अहिंसा का प्रतीक है। शांति एवं अहिंसा का प्रतीक आप कैसे लिखेंगे? पताकाएं शांति एवं अहिंसा का प्रतीक है। और आगे लिखते हैं क्या लिखा हुआ इन पे? इन पर क्या लिखे हुए हैं? मंत्र लिखे हुए हैं। पाठ में सभी बच्चों ने पढ़ा था। क्या लिखा हुआ है इस पे? मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, मंत्र लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 26। सिक्किम के लोग अधिकतर किस धर्म को मानते हैं? सिक्किम में जो लोग रहते हैं वो किस धर्म के अनुयायी हैं? किस धर्म को अपनाते हैं? किस धर्म के नियमों पर चलते हैं? किस धर्म के अनुयायी, हमें ये बताना। कौन सा धर्म है वहाँ के लोगों का? जिस भी बच्चे को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। पाठ सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सभी को पता है कौन से धर्म के अनुयायी है सिक्किम में? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को मानते हैं सिक्किम के लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं? वह किस रंग की? बुद्धिस्ट क्या होता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी। बुद्धिस्ट कौन है? बौद्ध धर्म का अनुयायी, यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानता हो वो क्या कहलाएगा? बुद्धिस्ट कहलाएगा। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर पताका ध्वज फहराए जाते हैं। कितने ध्वज फहराए जाते हैं और किस कलर के, किस रंग के? कितने ध्वज फहराए जाते हैं? 108। किस रंग के? श्वेत रंग के। 108 ध्वज पताकाएं फहराई जाती हैं, वह श्वेत रंग की। ठीक है, और श्वेत रंग किसके लिए किसका प्रतीक है? किस लिए श्वेत रंग का ध्वज फहराया जाता है? क्योंकि बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए। क्या लिखेंगे? बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी शुभ कार्य के आरंभ में कैसी पताकाएं फहराई जाती हैं? देखो, जब बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उस समय तो श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग की पताकाएं फहराई जाती है। लेकिन जब किसी अच्छे कार्य का, शुभ कार्य का आरंभ करते हैं तब भी ध्वजाएं फहराई जाती हैं, पताकाएं फहराई जाती हैं। कैसी? रंगीन पताकाएं। कैसी पताकाएं फहराई जाती हैं? रंगीन पताकाएं। किसी भी रंग की हो सकती है, नीली हो सकती हैं, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, यानी कि जो कलरफुल हो, रंगीन पताकाएं हो, रंगीन ध्वज हो, वो फहराए जाते हैं किसी कार्य को आरंभ करते वक्त। अगला प्रश्न है, लेखिका ने कुटिया के भीतर क्या देखा? कुटिया क्या होती है? एक छोटा कमरा। उसके भीतर लेखिका को कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पता है तो बताएं। धर्म चक्र। क्या दिखाई दिया? धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र, जिसे क्या बोला गया है? प्रेयर व्हील। व्हील क्या होता है? पहिया। प्रेयर प्रार्थना व्हील यानी कि धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र कुटिया के भीतर लेखिका ने देखा। लेखिका कौन है यहाँ पे?
मधु काकरिया। कौन है? मधु काकरिया। एक बार फिर से कहूँगी, यदि किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें। सभी प्रश्नों को लिखें अवश्य। जो मेरे विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, अपने इस प्रश्नों को लिख लें। अगली क्लास में आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सिलीगुड़ी से ही लेखिका के साथ कौन सी नदी बह रही थी? सिलीगुड़ी जगह का नाम है, वहां से ही किसी नदी का आरंभ हो गया था, नदी बहना शुरू हो गई थी। कौन सी नदी थी वो? कौन सी नदी थी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी थी? तीस्ता। सिलीगुड़ी से उसका आरंभ हो चुका था। जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती जा रही थी, नदी की धारा भी, नदी भी बहती हुई चल रही थी, तीस्ता नदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। चेरवेती का क्या अर्थ है? चेरवेती का क्या अर्थ है? चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चेरवेती चलते रहो, चेरवेती चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यानी कि आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। चेरवेती का अर्थ है। अतीन्द्रिय का क्या अर्थ है? अतीन्द्रिय वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है, अतीन्द्रिय। क्या होगा? इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे। अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों से परे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मातृत्व और श्रम साधना को साथ साथ दिखाने वाला दृश्य कौन सा था? माँ की ममता को भी दिखा रहा हो, श्रम साधना यानी कि मेहनत को भी दिखा रहा हो, ऐसा दृश्य लेखिका ने पहाड़ों पर देखा। क्या था वो दृश्य? क्या कहेंगे उस दृश्य को हम? प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। आप लिख लीजिए मेरे साथ। क्या लिखेंगे? पहाड़ी औरतों के हाथ में, पहाड़ी औरतों के हाथ में कुदाल और, पहाड़ी औरतों के हाथ में कुदाल और, आगे लिखते हैं, इसको आप लिख लीजिए। पहाड़ी औरतों के हाथ में कुदाल और, इससे आगे लिखते हैं हथौड़े। कुदाल यानी कि खोदने का जो औजार होता है, जिसे हम कस्सी कहते हैं, लोकल भाषा में, आम भाषा में फावली कहते हैं। हथौड़ा जिससे पत्थर फोड़ते हैं। कुदाल और हथौड़े और उनकी कौन? औरतों की, महिलाओं की, उनकी पीठ पर यानी कि कमर पर, पीठ पर बंधी डोकी। डोकी क्या होता है? एक बड़ी टोकरी जिसमें वो अपने बच्चों को बैठाती हैं। हथौड़े और उनकी पीठ पर बंधी डोकी में, आगे लिखते हैं, डोकी में बंधे उनके बच्चे, बंधे उनके बच्चे। ठीक है। ये जो दृश्य देखा लेखिका ने कि पहाड़ी औरतों के हाथ में कुदाल, जो पहाड़ी औरतें थी हाथ में कुदाल ले रखा था, हथौड़ा था, और उनकी पीठ पर एक डोकी बंधी हुई थी। उस डोकी में उन्होंने अपने बच्चे को बांध के बैठाया हुआ था। तो अपनी बच्चे के प्रति उनका प्यार था, मातृत्व था, और साथ ही वो श्रम साधना कर रही थी। श्रम यानी कि मेहनत। श्रम का अर्थ क्या होता है? एक शर्म होता है, उसका अर्थ होता है लज्जा या श्रम है। ठीक है, यानी कि मेहनत। वो मेहनत मजदूरी कर रही थी, कुदाल और हथौड़े से
पहाड़ों को काट कर रास्ता बना रही थी, इससे उनको पैसे मिलते थे। ठीक है, तो वो श्रम साधना भी कर रही थी और अपने मातृत्व का निर्वहन भी कर रही थी। ये दृश्य लेखिका ने वहां पे देखा। अब आगे बढ़ते हैं। BRO का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ BRO क्या है? बी से क्या बनेगा बेटा? बोर्ड। बी से क्या बनेगा? बोर्ड। ओ से क्या बनेगा? BR। आर से क्या बनेगा? रोड। बोर्ड, रोड। ओ से क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड, रोड, ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियों को लेखिका ने कहाँ देखा? औरतों ने, महिलाओं ने अपने बच्चों को कपड़े से बांध रखा था और वो पत्तों की तलाश में वनों में डोल रही थी, घूम रही थी। कहाँ के वनों में घूम रही थी? कहाँ के वनों में डोल रही थी? क्या बताएंगे? पलानू लिख लीजिए। पलानू और गुमला के जंगलों में। गुमला के जंगलों में पीठ पर अपने बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में आदिवासी युवतियां पलानू और गुमला के जंगलों में डोल रही थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 36। लेखिका की सहेली का क्या नाम था? लेखिका की एक सहेली थी जो उसके साथ थी, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? मणि। लेखिका की सहेली का नाम मणि था। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे लिख रहे होंगे। स्कूल से लौट रहे पहाड़ी बच्चों की उम्र क्या थी? लेखिका ने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, यानी कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। वापस आते हुए बच्चों को लेखिका ने देखा, तो लगभग उनकी उम्र क्या थी? लेखिका के अनुसार उन बच्चों की उम्र क्या रही होगी? कोई बच्चा प्रश्न का उत्तर जानता है तो अवश्य लिखें। कितनी उम्र थी उनकी? लगभग 7-8 वर्ष। लगभग 7-8 वर्ष के बच्चे थे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को कितनी दूरी तय करनी पड़ती थी? बच्चे स्कूल जाते थे, काफी दूरी पर उनका स्कूल था, पैदल जाते थे, पहाड़ी रास्ते थे, तो कितनी दूरी तय करके जाते थे? क्या होगा इसका उत्तर? 3-3.5 किलोमीटर। 3-3.5 किलोमीटर दूरी तय करके बच्चे स्कूल पहुंचते थे। अगला प्रश्न है, बोकू क्या है? बोकू क्या है? बोकू ये बताना है। देखिए, बोकू एक परिधान है। परिधान यानी कि पहनावा। और कहाँ का पहनावा? ये सिक्किम का। कहाँ का पहनावा? सिक्किम का। तो क्या लिखेंगे? बोकू क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? सिक्किमी परिधान। क्या होगा? सिक्किमी परिधान। सिक्किमी परिधान। सिक्किम की जो औरतें, जो लोग पहनते हैं कपड़े, उसको क्या बोलते हैं? बोकू। ठीक है, वहाँ की औरतों ने, लेखिका ने देखा कि कुछ औरतें चाय के बागान में काम कर रही हैं एक परिधान को पहने हुए, तो उसको क्या बोला गया वहाँ? बोकू। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40।
युमथांग पहुंचने पर लेखिका ने कहाँ पड़ाव लिया। पड़ाव क्या होता है, यानी कि जहाँ ठहरा जाता है, कोई अपनी यात्रा कर रहा है बीच में ठहरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पड़ाव। तो लेखिका युमथांग पहुंच गई, वहाँ उसने कहाँ पर पड़ाव लिया, कहाँ पर ठहराव लिया, ये बताना है, जगह का नाम बताना है। तो कौन सी जगह वो, लायुंग। लायुंग जगह पर लेखिका ने अपना पड़ाव लिया। अगले प्रश्न पे आते, लायुंग किस नदी के किनारे बसा है। लायुंग किस नदी के किनारे बसा है। देखिए बच्चों, आपको ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेखिका सिलीगुड़ी से लेखिका के साथ एक नदी बहना स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी। वो नदी कौन सी थी, तीस्ता नदी। कौन सी थी, तीस्ता। अब लेखिका चल रही है, नदी भी उसके साथ साथ चल रही है, बह रही है, तो कौन सी, लायुंग पहुंची तो वहां भी वही नदी होगी ना। तो इसका प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा, तीस्ता नदी। लायुंग कहाँ बसा हुआ है, तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तीस्ता नदी के जल को हथेली में लेकर लेखिका ने क्या संकल्प लिया। संकल्प, एक प्रण लिया लेखिका ने। नदी के जल को अपनी अंजलि में भर के लेखिका एक प्रण लेती है। क्या प्रण लिया लेखिका ने, लिखिएगा मेरे साथ साथ। लेखिका ने संकल्प लिया, क्या लिखेंगे, लेखिका ने संकल्प लिया कि उसके भीतर का सारा हलाहल। हलाहल क्या होता है, विष, जहर, जिसे विष भी कहते हैं, जहर भी कहते हैं, गरल भी कहते हैं। ठीक है, कि उसके भीतर का सारा हलाहल, कोमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे सारी तामसिकताएं। सारी तामसिकताएं। तामसिकताएं क्या होती हैं, बुरी प्रवृत्तियां, बुरी आदतें, सारी तामसिकताएं। फिर से आगे लिखते हैं, बहती नदी की धारा में बह जाएं। ठीक है, क्या लिखा, लेखिका ने क्या संकल्प लिया कि उसके भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बहती नदी की धारा में बह जाएं। ये लेखिका ने तीस्ता नदी के जल को अपनी अंजलि में लेकर संकल्प लिया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, मणि की उम्र कितनी थी। मणि कौन थी, अभी बताया थोड़ी देर पहले, मणि कौन थी। प्रश्न नंबर 36, लेखिका की सहेली का क्या नाम था, मणि। उसकी उम्र कितनी थी, अवस्था कितनी थी, आयु कितनी थी, 50 वर्ष। 50 वर्ष, लगभग 50 वर्ष की थी मणि की उम्र। अगले प्रश्न पे आते, पहाड़ी लोगों की जीविका का साधन क्या था। जीविका यानी कि उनके जीवन यापन करने के लिए वो क्या व्यवसाय करते थे, क्या काम धंधा करते थे, ये बताना है। तो क्या लिखेंगे हम, पहाड़ी आलू। ठीक है, पहाड़ी आलू, कोमा लगाएंगे, धान की खेती। पहाड़ी आलू, धान की खेती, कोमा लगा के, व शराब का व्यापार। क्या था उनका काम धंधा व्यवसाय, पहाड़ी आलू की खेती उगाना, धान की खेती उगाना और शराब का व्यापार करना, ये उनकी जीविका का साधन था। अगले प्रश्न पे आते हैं, लायुंग समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लायुंग क्या है, जगह का नाम है, एक टूरिस्ट स्पॉट है। वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है, 14,000 फीट। 14,000 फीट ऊंचा है लायुंग समुद्र तल से।
अगला प्रश्न आता है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया? भारत का स्विट्जरलैंड, जैसे कि स्विट्जरलैंड है वैसे भारत में किसी जगह को स्विट्जरलैंड कहा गया है, उस जगह का क्या नाम है? इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे बताया गया है? कटाऊ को जो जगह का नाम है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। जैसा सुंदर स्विट्जरलैंड है वैसा ही कटाऊ है। आगे है, कटाऊ लाइंग से कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित? देखिए प्रश्न में थोड़ा अंतर है। यहाँ लायुंग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, और ये प्रश्न आता है कटाऊ लायुंग से, जो लायुंग जगह है वहां से कटाऊ कितनी फीट की ऊंचाई पर है। इसका क्या होगा, ध्यान रखना, दोनों प्रश्न अलग है। एक लायुंग समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 14,000 फीट। और लायुंग कटाऊ लायुंग से कितनी फीट की ऊंचाई पर है? तो क्या होगा, 500 फीट। क्या है? 500 फीट। प्रश्न नंबर 47। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। कटाऊ को छोड़कर कौन सी जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गई? कटाऊ को छोड़कर कौन सी जगह टूरिस्ट, यानी जहाँ पे टूरिस्ट लोग आके ठहरते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? यूमथांग। कौन सी जगह? यूमथांग। ठीक है, यूमथांग यहाँ पे भी लिखा, यूमथांग टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। अगले पे आते हैं, यूमथांग की घाटियों में लेखिका को किसने आकर्षित किया? यूमथांग की जो घाटियाँ थी वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने लेखिका को आकर्षित किया, अपनी तरफ सम्मोहित किया, अपनी तरफ अपना लेखिका का ध्यान आकर्षित किया, केंद्रित किया, खींचा? ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो कौन सी जगह थी वो? क्या लिखेंगे इसका उत्तर? देखिए, लिखिए, प्रियुता। और ये फूलों का नाम है प्रियुता और रूडोड्रेड्रो। ठीक है, रूडोड्रेड्रो के फूलों ने, प्रियुता व रूडोड्रेड्रो के फूलों ने लेखिका का ध्यान आकर्षित किया। रूडोड्रेड्रो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। पत्थर पर किसके फुटप्रिंट बने हुए थे? फुटप्रिंट क्या होता है? पैरों के चिन्ह। एक पत्थर पर, एक बड़ी सी शिला पर किसी के पैरों के चिन्ह बने हुए थे, छपे हुए थे, जो लेखिका ने और उसके साथियों ने, जो उसके साथ साथ थे, जिसमें लेखिका की सहेली मणि थी, उसका जो गाइड भी था और ड्राइवर था जितेन, तो वहाँ उन्होंने कुछ फुटप्रिंट देखे, पद चिन्ह देखे। किसके देखे थे? जो पत्थर पे थे। किसके थे? गुरु नानक के। गुरु नानक जी के। ठीक है, गुरु नानक जी के। अगले प्रश्न पे आते हैं, गैंगटोक का असली नाम क्या है? गैंगटोक का वास्तविक असली नाम क्या है? चलिए बताइए, क्या है? गंगटोक। वास्तविक नाम क्या है गैंगटोक का? गंगटोक। अर्थात पहाड़। गैंगटोक यानी कि गंगटोक, और गंगटोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। अगले प्रश्न और अंतिम पे आते हैं। जितेन ने गुरु नानक देव जी के से संबंधित किस घटना का वर्णन किया? जितेन जो लेखिका का गाइड था, साथ ही ड्राइवर भी था, उसने गुरु नानक जी के विषय में, जब लेखिका ने, उसके साथियों ने एक पत्थर पर पद चिन्ह देखे, फुटप्रिंट देखे, तो उनको बताया जितेन ने कि गुरु नानक देव जी के पद चिन्ह है। तो गुरु नानक देव जी के विषय में घटना का वर्णन किया था जितेन ने। ठीक है, कौन सी घटना थी वो? मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा।
देखिए, जितेन ने बताया कि गुरु नानक जी यहाँ आए थे। क्या बताया कि गुरु नानक जी यहाँ आए थे, तो उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर, यानी कि उछल कर, उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर गिर गए। जहाँ जहाँ चावल गिरे, यानी कि जहाँ जहाँ चावल छिटके, वहाँ वहाँ चावल की खेती होने लगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर से बता रही हूँ कि जितेन ने बताया कि गुरु नानक जी यहाँ आए थे, उनकी थाली से कुछ चावल छिटक कर गिर गए। जहाँ जहाँ चावल छिटके, वहाँ वहाँ चावल की खेती होने लगी। ये गुरु नानक जी के विषय में जितेन ने लेखिका को बताया, इस घटना का वर्णन किया। ये थे आज की कक्षा के साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न। अगली कक्षा में अगले विशेष के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए, और साथ ही बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, इन प्रश्नों को लिखें अवश्य। चलिए फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।